संबलपुर नामक गांव में माधव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ में रहा करता था। वो चाट और गुपचुप का ठेला लगाया करता और उसी से उसके घर का गुजारा चला करता। उसकी तीनों बेटियों के नाम थे सीमा, निधि और सविता। सविता सबसे छोटी थी और माँ बाप की सबसे लाडली थी। वैसे तो सविता बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान थी और घर के कामों में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी, परंतु सविता सांवली थी। सविता की दोनों बड़ी बहनें उसे हमेशा ही सांवली होने का ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सविता की माँ ने अपनी बेटियों के पास आकर कहा, अरे सीमा और निधि, सविता को देखो तो जरा, वो मेरे साथ हमेशा ही घर के कामों में मदद करती है और तुम दोनों हो कि सारा दिन बैठी रहती हो, जरा कुछ काम भी कर लिया करो। माँ, सविता ठीक ही तो करती है। अरे उसे तो आपके साथ बस काम ही करना चाहिए और वो धूप में जाकर काली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो पहले से ही काली है। हाँ माँ, सीमा दीदी ठीक ही कहती है। यदि हमने इसकी तरह बर्तन मारने शुरू किए तो हमारे हाथ काली हो जाएंगे और यदि धूप में जाकर पानी लाना शुरू कर दिया तो हम खुद काले हो जाएंगे। आप तो बस सविता से ही काम करवाया करो, हमसे नहीं। बेकार में हमारी रंगत पर फर्क पड़ गया तो नुकसान आप ही का होगा जब हमारी शादी कराने में दिक्कत आएगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। तब माँ सविता से कहती है, बेटा, तुझे भी इन दोनों की बातों का बुरा लगता होगा ना? तू चिंता मत कर, तू सबसे सुंदर है और गुण में तो तू सबसे आगे है। और देखना, एक दिन इन दोनों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा और तब ये अपनी गलती पर पछताएंगी बैठकर। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, मैं अपनी दोनों बहनों की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। और माँ, वैसे भी मुझे घर के कामों में आपकी मदद करने से बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए मैं आपके साथ काम करवाती हूँ। और ठीक ही तो कहती है वो दोनों, वो गोरी है, अगर धूप में जाएंगी तो काली हो जाएंगी। वैसे भी तू ही कह रही थी ना कि तुझे इन दोनों की शादी करनी है, तो माँ तुम भी इन दोनों की बातों को दिल से मत लगाया करो। और चलो अब हम काम खत्म कर लेते हैं, वरना जैसे जैसे दोपहरी बढ़ेगी काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह सविता कभी भी अपनी दोनों बहनों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और हमेशा अपनी माँ के साथ कामों में लगी रहती। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक दिन माधव अपना ठेला बंद करके वापस घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। माधव की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी के सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ता है। नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे साथ साथ 3 बेटियों की जिम्मेदारी भी आप पर है। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरी नहीं तो अपनी 3 बेटियों के बारे में तो सोचते। माँ, पिताजी जा चुके हैं और जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन हम तीनों है ना माँ, तुझे संभालने के लिए, तू चिंता मत कर माँ। वो सभी मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। रामपुर नाम के एक गांव में एक गरीब गाजर बेचने वाला रघु रहता था। वह अपनी बेटी पूनम के साथ रहता था, जो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह गाजर उगाया करता था। रघु रोज अपनी टोकरी में गाजर रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। गाजर ले लो गाजर, ताजा ताजा गाजर। हे भगवान, आज एक भी गाजर नहीं बिकी। पूनम के लिए दवाइयां भी लेनी है, अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रघु, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई गाजर नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूं ये धंधा छोड़कर सेठ भूषण के पास काम पर लग जाओ, वह तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा। या फिर तुम अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं काका, मेरा इससे गुजारा हो जाता है। सेठ भूषण के पास अगर कभी जरूरत हुई तो मैं जरूर काम करूंगा। रही कोई और सब्जी उगाने की बात तो काका, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे गाजर उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाजर उगा लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है।
तुम्हारी बीवी की मृत्यु न होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ काका, वो तो है, पर क्या करूं? पूनम की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और न ही मेरी गाजरें बिक रही है कि उसके लिए दवाइयां ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारी गाजरें बिक जाएंगी। गाजर ले लो, गाजर, ताजी ताजी गाजर। रघु आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि सामने एक औरत खड़ी थी। उसने रघु से कहा, रघु भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा रो रहा है, मामा गाजर का हलवा बना कर दो। मुझे 100 की गाजरें दे दो ताकि मैं अपने बेटे को गाजर का हलवा बनाकर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूँ। रघु ने उसे गाजरें दे दी और आगे बढ़ा। ऐसे ही रघु घर घर जाकर गाजरें बेचता और अपने घर का गुजारा करता। गाजरें तो काफी बिक गई है और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर पूनम के लिए दवा भी ले आऊं। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। रघु दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो उदास सी बैठी थी। बेटी, देखो, मैं दवा लेकर आया हूँ, दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटी ने रघु की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर वे दोनों चुपचाप बैठे। फिर रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल से तुम्हें हर दिन यह दवा मिलेगी, बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी खुशी है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातें करते करते दोनों पिता और बेटी सो गए। रघु सुबह अपने खेत पर टोकरी साथ लेकर जाता और टोकरी भरकर गाजर तोड़ता, फिर उन्हें गांव में बेच देता। गरीब बहू का जादुई घास का एसी। एक छोटे से गांव में सरिता अपनी बहू और अपने गरीब परिवार के साथ रह रही थी। बेटा, आज हमें ये रात को सारा काम खत्म करना होगा, कल ये सारा ऑर्डर का सामान जाएगा। माँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा था, लेकिन घास ही खत्म हो गई। अब आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें जंगल से और घास काट कर लानी होगी। इस समय जंगल में जाने का फायदा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवर रात के समय ही बाहर निकलते हैं। अजय बिल्कुल सही कह रहा है बहू। अरे माँ जी, हम 2 लोग अगर जाएंगे तो कोई जानवर पास नहीं आएगा, और फिर इतनी जल्दी कोई जानवर हमला नहीं करता। हमें ये ऑर्डर कल देना है, आप ये भी तो सोचिए। लेकिन बहू। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, बस आप बच्चों के पास ही रहना और उनका ख्याल रखना। अगर ये ऑर्डर नहीं गया तो बच्चों के लिए हम गर्मी से बचने के लिए कूलर भी नहीं खरीद पाएंगे। सरिता की बहू भाविका और उसका बेटा, वो तीनों घास से पंखे कूलर बनाने का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें घास की जरूरत पड़ती थी। वह आधी रात के समय जंगल में जाते हैं। भाविका, जरा से भी हलचल हुई तो मुझे बता देना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगी। अजय और भाविका दोनों ही जंगल में घास काट रहे होते हैं, तब उन्हें झाड़ियों से आवाज आने लगती है। क्या तुमने भी वहां से कोई आवाज सुनी है? हाँ जी, मैंने भी सुनी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस समय आना ठीक नहीं है। चलो देखते हैं उधर क्या है। भाविका और अजय झाड़ियों के पास जैसे ही जाते हैं, उन झाड़ियों के पीछे से एक आदमखोर भेड़िया निकलता है। भाविका, भागो यहाँ से, यहाँ पर तो बहुत खतरनाक भेड़िया है। अजय और भाविका दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अजय, अब हम लोग क्या करें? कहीं भेड़िए ने हमें खा लिया तो? रुकना मत, बस भागती जाओ। भागते भागते वो दोनों जंगल से किसी तरह बाहर निकल आते हैं और भेड़िया उनका पीछा छोड़ देता है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। रास्ते में चलते हुए आधी रात के समय उन्हें गांव के एक कूड़े के ढेर के पास एसी पड़ा हुआ नजर आता है। अरे देखो जी, यहाँ पर एसी पड़ा है। अरे पता नहीं किसका होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे लगता है किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा। मैं तो कहती हूँ इसे लेकर चलते हैं। भाविका अजय को एसी ले जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो दोनों उस एसी को घर ले आते हैं। तुम दोनों तो घास लेने गए थे, ये क्या लेकर आ गए हो? ये हमें रास्ते में पड़ा मिला। जब हम कूलर पंखे बना लेते हैं तो एसी भी बना सकते हैं। इस खराब एसी को छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम घास लेकर आई हो?
सरिता के ये बोलने के बाद जंगल की दुर्घटना के बारे में दोनों बताते हैं, जिसे सुनकर सरिता हैरान रह जाती है। अच्छा, इसका मतलब बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो तुम दोनों, और साथ में ये कचरा उठाकर ले आए। वह तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कल का ऑर्डर पूरा करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन घास न होने की वजह से उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता और वह ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अगले दिन उनके टूटे फूटे घर के अंदर धूप की किरणें आने लगती हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, घर में पंखा भी नहीं चल रहा है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। पिताजी, हमें बहुत गर्मी लग रही है। हमारे घर में एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ दिनों में मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं घर के अंदर एक अच्छा सा पंखा लगवा दूंगा। हमारा वो ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, लेकिन सुबह में घास ले आई थी मैं। चलिए गांव वालों के कूलर और पंखे में घास लगा देते हैं, उससे कुछ तो पैसे आएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। भाविका और अजय दोनों मिलकर पुराने कूलरों के अंदर घास लगा रहे होते हैं और यहाँ घर में राजू दिशा गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं। काश कि हमारे घर में भी कोई एसी होता। तभी दिशा की नजर उसके पिता के लाए हुए एसी के ऊपर पड़ती है। अरे राजू, जरा इसे देखो, लगता है पिताजी हमारे लिए एसी लेकर आए हैं, पर उन्होंने ये एसी अभी तक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एसी खराब है, बस इसीलिए। कल रात तुम्हारे माता पिता को यह कूड़े करकट में मिला था। ये सुनने के बाद राजू इस बात से तो खुश होता है कि उसके पिताजी पुराना ही सही, कम से कम एक एसी तो घर पर लेकर आए। कुछ देर बाद वह अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। ढोलू, कहाँ हो तुम? चलो खेलते हैं। आज मैं नहीं आ सकता, बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं कर रहा है आने का, क्योंकि मेरे घर के अंदर एसी लगा हुआ है। मैं उसकी ठंडी हवा में ही बैठना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हारे घर के अंदर भी एसी है? हाँ, और हमारा एसी बहुत अच्छा चलता है, बहुत ठंडा कर देता है घर को।